सवाल क्या है? जाति के आधार आज तो आपके निशाने पर ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ। चित्रा त्रिपाठी पकड़ के बैठ गया आशुतोष जी। लेकिन जैसे ही आप ओबीसी, दलितों और आदिवासियों के बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे, वैसे ही सवर्णों के अंदर आग लग जाती है और वो कहने लगते हैं आप जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। ये कौन सा न्याय? क्या बात है आशुतोष जी, कौन सा न्याय है? आपकी भी तो जाति तब निकलकर। सर मैंने तो आशुतोष को हमेशा आशुतोष जाना, जब आप चांदनी चौक से चुनावी मैदान में उतरे तब पता चला भैया आशुतोष गुप्ता है। तो छोड़ दीजिए सर, राजनीति इस देश के लिए इस तरह की स्थिति पैदा कर सकती है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक करने के लिए मुझे नहीं लगता है इसमें। अब निजेश अवस्थी जी मैं आ जाती हूँ। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं बहुत देर से। अनुराग भदौरिया जी सीधे आपके पास आते हुए मैं आ रही हूँ अपनी नाम लिया आशुतोष, अनुराग भदौरिया, आशुतोष जी आपको मैं बता दूं। ठीक है मैं आ रही हूँ चित्रा जी, आशुतोष चित्रा जी, चित्रा जी, मैं बोल रहा हूँ अनुराग भदौरिया को बोलने किसको बोलना है? चित्रा जी कमाल है भाई, क्या हो रहा है? जवाब कोई और देगा, बता दीजिए। अरे चित्रा जी समझ में नहीं आ रहा है, आप भूल जा रहे हैं। चित्रा जी किसको बोलना है बता दीजिए ना, कुछ नहीं सब मैं बोलूंगा तो फिर अनुराग भदौरिया जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। नवल किशोर जी भी हैं, आ रही हूँ अपने जी। एक बार अनुराग भदौरिया की बात हो जाए प्लीज प्लीज। उनका सिग्नल गया। अनुराग भदौरिया जी का सिग्नल आउट हो गया है। नवल किशोर जी आप अपनी, अनुराग जी नाराज चित्रा जी इन्होंने आशुतोष ने मेरा नाम लिया। नवल किशोर जी आपके पास आते हुए अब देश में जाना, अपने जैसे मैं आ रही हूँ, एक बार वो पार्टी के प्रवक्ता हैं नवल किशोर जी आरजेडी के, मैं उनसे सवाल ले लेती हूँ। नवल किशोर जी सीधे आपके पास आते हुए अब देश को ये बताइए कि जातिगत जनगणना कराने के बाद बिहार में वो कौन सा कमाल हो गया जिसको पूरे देश में लागू किए जाने की जरूरत है? 3 बड़े पॉइंट क्या गिनाना चाहेंगे नवल किशोर जी आप? देखिए चित्रा जी, अगर आरक्षण को आप गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मानते हैं तब तो ये आपकी समझ है, लेकिन आरक्षण का जो मुख्य अर्थ है या तात्पर्य है या वो जो समझ बनती है पूरे देश में कि जो लोग सदियों से वंचित रहे हैं, अवसर से मुक्त रहे हैं, उनको मुख्य धारा में लाने की कोशिश है। ये 27% आरक्षण से 80% का फायदा अगर आप खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये जरूर मिलेगा कि जिन जगहों पे मुख्य निर्णय लिए जाते हैं वहां पर उनकी उपस्थिति बनी है और उससे देश के सामाजिक समीकरण में परिवर्तन हुआ है। लोगों में हौसला आए हैं, आवाज आए हैं और उस तरह की जो गैर बराबरी थी वो थोड़ी कम हुई है। इससे कुछ लोगों को परेशानी हुई है, ये भी बात सही है। अब बीजेपी शासित राज्यों में देखेंगे तो वहां पे ओबीसी को 27% आरक्षण भी नहीं दिया गया है। आप जहां तक जातीय जनगणना की बात कर रही हैं, आप अगर देखेंगे तो SC ST का जो आरक्षण है उनकी गिनती हुई और उसके आधार पर उनको दिया गया 15 और 7.5% और लगातार उनकी गिनती होती रही है। महिलाओं की भी गिनती होती है, धार्मिक आधार पर भी गिनती होती है, केवल ओबीसी पे नहीं हुआ। और ओबीसी के विषय में मंडल कमीशन और काका कालेलकर कमेटी और मुंगेरी लाल कमेटी ने यह रिपोर्ट में कहा कि अगर गिनती हुई होती तो हमें अनुमोदन करने में, अनुशंसा करने में आसानी होती, क्योंकि गिनती होगी तभी तो बता पाएंगे कि संख्या कितना है और इनके लिए अगर कोई विशेष प्रावधान करनी है तो कितना % किया जा सकता है। ये एकदम तार्किक बात है और समझ से परे नहीं है। लेकिन जब यह आरक्षण की बात की जाती है और कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में मुंगेरी लाल के आयोग के रिपोर्ट के आधार पे जिसको सवर्ण मानसिकता के लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहते हैं, उसको जब उन्होंने 77 में लागू किया तो उन लोगों ने सदन के पटल पे गाली दिया और ये रिकॉर्ड पे है। जनसंघी और आरएसएस के लोग गाली दिए। 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया तो सरकार को गिराकर कमंडल यात्रा निकला, ये भी आपको मालूम है। 2010-11 में जब गोपीनाथ मुंडे भाजपा में रहते हुए ये बात सदन के पटल पे कहते हैं कि अगर गिनती नहीं हुई ओबीसी की तो अगले 10 साल तक इनके साथ और अन्याय होगा। क्या कारण है कि भाजपा 2019-20 आते आते तक यूटर्न लेती है और कहती है कि जातीय जनगणना से जातिवाद आएगा। आप ये बताइए, जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव में सभी जाति के रहते हैं, जातिगत जनगणना हो गया है बिहार में, किस जाति का है जातिगत जनगणना बिहार में हो गया है। 3 बड़ी उपलब्धियां पूछ रही सर। जनगणना अच्छी बात है और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को कि सामाजिक रूप से भेदभाव जिनसे होता है उनके खिलाफ भेदभाव बंद होना चाहिए, उनके खिलाफ भेदभाव बंद होना चाहिए। हम सब साथ खड़े हैं इस मामले में। देश को आगे लेकर जाना है, समाज को आगे लेकर जाना है, भेदभाव नहीं करना है। लेकिन 70 सालों से आरक्षण का लाभ सिर्फ एक विशेष बड़े वर्ग की ओर से लिया जाता रहा और आज भी गरीब अगर गरीब बना हुआ है तो ये चेक करने की जरूरत है
कि वो कौन से परिवार के लोग हैं जिनको आरक्षण का ज्यादा लाभ मिल रहा है और बाकी जो गरीब जातियां हैं, जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित समाज है, वो पीछे रह जा रहा है, वो पीछे रह जा रहा है आरक्षण का लाभ लेकर। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। अनुराग भदौरिया जी आ चुके हैं, वो बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, उनकी बात नहीं हो पाई थी। राहुल जी, मैं फौरन आ रही हूँ, अभी आधे पौन घंटे का डिबेट है। अनुराग भदौरिया जी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ। देखिए चित्रा जी, एक चीज मान के चलिए, जब हम लोग बाहर से बातें करना शोभा नहीं देता है। अनुराग जी की आप ही की जुबान वो भी बोलेंगे, दोनों समाजवादी नेता हैं, अनुराग जी को मौका दे देते हैं, आप ही की तरफ बोलेंगे। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है जब हम लोग बाहर से डिबेट करते हैं तो जल्दी जल्दी उनको मौका दे देना चाहिए, जो लोग बाहर से कर रहे होते हैं खेत से बैठ के, वो डिबेट अच्छी हो जाती है। पर्सनल झगड़ा तो बाद में भी होता रहेगा। सवाल ये है कि मैंने आपसे बोला कि पहले तो प्रधानमंत्री देश के कहते थे युवा, महिला, गरीब, ये 4 जातियां गिनाते थे। अचानक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ओबीसी से आते हैं, ओबीसी का लोग अपमान कर रहे हैं। पहले ये तो तय कर लीजिए ना कि आप जाति जनगणना पे विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, या आप युवा, महिला, किसान और गरीब 4 जातियों से फिर अपने हिसाब से जातियां बदलते भी रहते हैं। जैसी बीजेपी को जब लगता है राजनीतिक फायदा जब जो लेना होता है, उसके हिसाब से अपना मनगढ़ंत कहानी गढ़ लेती है। कभी ओबीसी बन जाएगी, कभी बोलेगा नहीं जातियां होनी नहीं चाहिए, जनगणना होनी नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं जाति जनगणना करवा लीजिए, पता चल जाएगा किसकी कितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, और पता चल जाएगा किसकी आर्थिक स्थिति भी कितनी है। लेकिन आप जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, लेकिन वोट जाति पे मांगना चाहते हैं। ये कैसे होगा, जरा चित्रा जी बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो गई है। अब उसको लगता है, जब सत्ता, उसको लगता है विकास के नाम पे सत्ता नहीं मिल रही है तो नफरत की राजनीति करती है। जब देखती है कि उसको समाज के अंदर में कोई वर्ग उसको वोट नहीं देना चाहता है तो वो जातियों की बात करने लगती है। जब ये देखता है सारी जातियां एक हो रही हैं, तब वो कहने लगता है नहीं है, हमारी 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला, तब उसमें चली जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है, पहले ये बता दी। भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, नियत क्या है? जातियां चाहती है कि नहीं चाहती है? क्या वो गरीबों की मदद करना चाहती है, नहीं करना चाहती? अगर कोई पिछड़ा वर्ग से लोग आ रहे हैं जो दलित है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको आगे लाने की, उनको मेन स्ट्रीम में या उनको सामाजिक न्याय मिले? ये नहीं होना चाहिए क्या इसमें दिक्कत है? आज भी आप जाइए गांव के अंदर, हम तो गांव में बैठे हैं ना, जिस जगह बैठे हैं, आज भी सामाजिक न्याय की दिक्कत है। और जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है कि सामाजिक न्याय हो। जो समाज में पिछड़े हैं उनको आगे कैसे लाया जाए, कैसे मेन धारा में हमारी स्ट्रीम में शामिल हो। दिक्कत ये है कि जब देश का 1% का जो हमारी 1% लोग हैं, उन पे देश की संपत्ति 40% है। तो ये दिक्कत है। जब 40% 1% लोगों पे हो जाएगी तो फिर सामाजिक न्याय भी नहीं होगा और सामाजिक समता भी होगी, और सामाजिक समता तभी आ पाएगी जब ठीक है। लेकिन जल्दी से 2 लाइन में छोटा सा रिएक्शन, गौरव भाटिया जी, आप सबका जवाब एक साथ दीजिएगा। अब निजेश अवस्थी जी को भी कुछ बोलना है, 2 लाइन में जल्दी से। अनुराग भदौरिया जी, इसीलिए आप लोगों पर पलटवार करते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की भागीदारी को अगर बढ़ाना है तो वो जो कांटे की टक्कर वाली 5 सीटें हैं उसको समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार में ही क्यों रख लिया? ये सवाल आपसे पलट कर पूछा जा रहा है कि कमजोर सीटों पर दूसरों को उतार दिया, जो मजबूत सीट है उस पर से समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार के लोग ही हैं। हाँ, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। सवाल ये है कि जो कैंडिडेट जीतेगा, जनता जिसकी मांग करेगी वही तो होगा ना। पिछली बार भी 80 सीटों पे लड़े थे और उसके बाद हमारी 5 सीटें जीती थी। 5 सीटें तो वही जीते थे जिनको जनता चुनती है। तो जनता जिसकी मांग करेगी, चाहे वो किसी परिवार से आए, लेकिन जनता मांगेगी तो उसी वही लड़ेगा ना। यहाँ तो भागीदारी की बात हो रही है ना अनुराग भदौरिया जी, आप ही भागीदारी की बात कर रहे हैं, आप ही तो भागीदारी की बात कर रहे हैं। जब भागीदारी की बात है तो 5 जीती हुई सीटें जिसको आप खुद ही गिना रहे हैं, वहां पर भागीदारी दीजिए। फिर पिछड़ों को, दलितों को किसने रोका? यही तो सवाल है ना कि जब हम दूसरों पर क्वेश्चन करते हैं तो एक उंगलियां हमारे ऊपर भी इशारा करती है। लेकिन आपने बड़ा सवाल उठाया है। अब निजेश अवस्थी जी, गौरव भाटिया जी होंगे। अब निजेश अवस्थी जी बहुत देर से, क्योंकि आशुतोष जी ने सबसे पहले उनको लेकर सवाल पूछे थे। वही चुनाव लड़ता है जो चुनाव को जनता जिसको पसंद करती है। हमारे आपके सर्टिफिकेट देने से नहीं होता, जनता जिसको सर्टिफिकेट देती है। चित्रा जी, मैं बोल लूं? अभी तो भागीदारी की बात हो रही थी, अभी तो भागीदारी की बात। अब निजेश अवस्थी जी बोलिए। निजेश अवस्थी जी, अब निजेश अवस्थी जी, चित्रा जी बार-बार ओबीसी के मुद्दे पर घेर रहे हैं। चित्रा जी, जो सवाल उठे उनका जवाब मैं देता हूँ। 27 मिनट हो चुके हैं और लगभग 7-8 मिनट और बचे होंगे डिबेट में। क्योंकि आशुतोष जी ने नाम मेरा लिया था और आशुतोष जी ने जो बात किया उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। मैं आशुतोष जी को बता दूं कि ये मंडल कमीशन के विरोध दिल्ली में राजीव गोस्वामी नाम के व्यक्ति जिसने आत्मदाह की कोशिश की, जो बाद में एनएसयूआई के टिकट पर डूसू का इलेक्शन लड़ा, से लेकर के राजीव गांधी के संसद में भाषण तक मंडल कमीशन का विरोध खुलेआम सड़कों से लेकर संसद तक, दिल्ली विश्वविद्यालय के क्रांति चौक से लेकर के वहां तक
पूरी तरह से स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने किया था। आशुतोष जी, आप कहते हैं कि देखो जातिवादी में वो हम विवाह हो, बाकी सब चीजें उसमें जातिवादी देख लेते हैं, लेकिन आपने नहीं बताया कि चुनाव के समय भी जाति बहुत जरूरी होती है। और इसका सबसे बड़ा ताजा उदाहरण या सबसे ज्वलंत उदाहरण तो आप खुद हैं कि आप चुनाव से पहले एक बार आप चुनाव लड़े, चुनाव से पहले आप आशुतोष थे, चुनाव के बाद आप आशुतोष रह गए, चुनाव के समय कुछ आपकी जाति थी, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि चुनाव के समय बहुत जाति की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है? आशुतोष जी, आप कह रहे हैं कि 80% की बात क्यों नहीं करते? जब 80% की बात करते हैं तो आप कहते हैं ये 80-20 वाले आ गए। योगी जी ने 80-20 ही तो कहा था, 80-20 की बात कही थी, तो 80-20 पर आपको आपत्ति थी। बात बड़ी साफ सी है, कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो चुकी है, उसके आंकड़े नहीं आए क्योंकि आंकड़े हैं 12.12% मुसलमान और आरक्षण दिया गया कितना, 22-23%। ये दिक्कत आ रही है। सारे ओबीसी का आरक्षण खत्म कर दिया गया, ओबीसी की सारी सीटों पर सिर्फ एक धर्म के लोगों का अब कब्जा होने वाला है देश में। ये इस मैनिफेस्टो की कांग्रेस के छुपे हुए, हंसने की बात आप हंस लीजिए ना, क्योंकि चित्रा जी ने कही दिया कि कांग्रेस का पक्ष आप रखे, तो आप आज कांग्रेस का पक्ष रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच तो बोलना पड़ेगा। और नहीं भी बोलेंगे आप कह रहे कानों में शीशा, पता नहीं कौन सा समय की बात कर रहे हैं आप। मुझे हैरत हो रही है कि आप जाति का इतना विरोधी होने के बावजूद आपने पहले और बाद में कभी नहीं लिखा। लेकिन बात बड़ी साफ सी है कि अगर 4% मुसलमानों को आरक्षण देकर के 22%, 23% तक दिया जाएगा, तो जनता के मन में मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एक यादव परिवार को छोड़ करके बाकी करोड़ों यादवों का आरक्षण तो गया अब ओबीसी से। अगर यह सरकार आ गई, आंध्र प्रदेश में 4 बार लागू करने की कोशिश की है, कोई हवाई बात नहीं है। जहां उत्तर प्रदेश में सलमान खुर्शीद ने कहा था उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले कि मैं अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिलेगा, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां ये अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आरक्षण देने की बात करते हैं। और जिस तरीके से कर्नाटक में ओबीसी कोटे में जिस तरीके से दिया गया, भारतवर्ष के तमाम ओबीसी लोगों को समझ जाना चाहिए कि आगे आने वाले समय में अगर ये सरकार आ जाती है तो उनके साथ क्या होगा। उनकी तो गई, अब ना नौकरी ना शिक्षा, कहीं ओबीसी नहीं मिलेगा किसी को, ना यादवों को ना बाकी ओबीसीयों को, कुर्मी कहार को।